हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण टॉपिक ब्रिटिश कालीन भू राजस्व प्रणाली को माइंड मैप के माध्यम से कवर करेंगे। दोस्तों, माइंड मैप का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको सरलता से सारी चीज़ें समझ आ जाती है और उनको याद करना भी आसान होता है। यहाँ पर सब कुछ विस्तार से कवर किया है, कहीं कहीं मैपिंग का भी प्रयोग किया है ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाए। आपका कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिरकार भू राजस्व प्रणाली का मतलब क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। देखिए दोस्तों, भू राजस्व प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत जो अंग्रेज थे वो किसानों या फिर जमींदारों से उनकी भूमि और उस भूमि पर होने वाली उपज के आधार पर टैक्स वसूलते थे। यानी एक ऐसा सिस्टम जिसके माध्यम से अंग्रेज जो हैं वो किसानों से टैक्स वसूला करते थे। उस सिस्टम को क्या कहा गया है? लैंड रेवेन्यू सिस्टम या फिर भू राजस्व प्रणाली। अब बात करते हैं कि आखिरकार इस प्रणाली को यानी इस सिस्टम को अपनाया क्यों गया, इसके पीछे कारण क्या थे। तो सबसे पहला कारण था दोस्तों ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विस्तार और उसके सुदृढ़ीकरण हेतु धन की आवश्यकता थी। अंग्रेजों को कच्चे माल को खरीदने के लिए भी धन की आवश्यकता होती थी। ठीक है, अधिकारियों को वेतन भत्ते देना होता था और अधिकतम भू राजस्व वसूलना था। इनके मन में ऐसा था कि भारतीय किसानों से जितना ज़्यादा हम धन वसूल सकें उतना हमें वसूलना चाहिए। तो ये कुछ प्रमुख कारण थे। इसी वजह से अंग्रेजों ने दोस्तों भू राजस्व प्रणाली को अपनाया था। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये भी समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं कि इस भू राजस्व प्रणाली का विकास कैसे हुआ और कितने तरह की भू राजस्व प्रणालियों को अंग्रेजों द्वारा अपनाया गया। तो बात करते हैं 1765 से। देखिए 1765 में जब अंग्रेज जो है वो बक्सर के युद्ध में जीत गए तो इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए। यानी इन इलाकों में अंग्रेज जो हैं वो भू राजस्व को वसूल सकते थे और इसका मूल उद्देश्य था अधिकतम भू राजस्व संग्रह में वृद्धि करना। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि अंग्रेजों ने कई सारी भू राजस्व बंदोबस्त प्रणालियों को शुरू किया, जिसमें दोस्तों सबसे पहली भू राजस्व व्यवस्था सामने आती है स्थायी बंदोबस्त। इसको शुरू किया गया था 1793 में। दूसरा सिस्टम था दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो शुरू किया गया था 1820 में। और तीसरी भू राजस्व प्रणाली थी महालवाड़ी व्यवस्था, जिसको 1819 में शुरू किया गया था। थोड़ा सा आप लोकेशन देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। महालवाड़ी व्यवस्था जो थी यह गंगा घाटी, भारत के उत्तर पश्चिम प्रांत और विशेषकर पंजाब वाले इलाके में लागू हुई थी। इसके बाद स्थायी बंदोबस्त जो सिस्टम था ना वो बंगाल, बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश का जो बनारस डिवीज़न है ना यहाँ पर लागू था। जबकि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी ना दोस्तों वो भारत के जो पश्चिमी हिस्सा था यानी मालाबार, कोयम्बटूर, मद्रास और बॉम्बे वाले इलाके में लागू था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर लोकेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। दोस्तों, ब्रिटिश कालीन भू राजस्व प्रणालियों में आपने तीन प्रणालियां देखी हैं, तीन व्यवस्था देखी है, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर एक एक पॉइंट को कवर किया है, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है तो अच्छे से सुनना है। स्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था थी ना उसको आरंभ किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। कौन से इलाके में इस व्यवस्था को लागू किया गया था? तो बंगाल, बिहार, ओडिशा, वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश का बनारस डिवीज़न है यहाँ पर, और इसी के साथ साथ में उत्तरी कर्नाटक वाले क्षेत्र में भी इस व्यवस्था को अपनाया गया था। और इस व्यवस्था के अधीन ब्रिटिश भारत का लगभग 19% भूभाग शामिल था। तो ये जो तीनों पॉइंट हैं इनको अच्छे से याद रखना है। अक्सर परीक्षा में सीधे तौर पर प्रश्न पूछा जाता है कि स्थायी बंदोबस्त को किसने लागू किया या इसके जन्मदाता कौन है, कौन से क्षेत्र में यह लागू थी और टोटल ब्रिटिश भूभाग के कितने प्रतिशत इलाके में इसको लागू किया गया था। यहाँ पर राजस्व वसूली के लिए एक संरचना का निर्माण किया गया था कि सबसे पहले तो दोस्तों ब्रिटिश सरकार ऊपर ही ऊपर होती थी, उसके नीचे जमींदार होते थे और जमींदार ही सारी लगान वसूला करते थे। और किससे वसूलते थे? किसान से। तो राजस्व वसूली की अगर संरचना की बात करें तो यहाँ पर त्रिस्तरीय संरचना को अपनाया गया था, जिसमें ब्रिटिश सरकार, जमींदार और किसान शामिल थे।
चलिए अब बात करते हैं कि आखिरकार इसको लागू क्यों किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों इसका सबसे पहला उद्देश्य था भू राजस्व की अधिकतम राशि को स्थायी रूप से प्राप्त करना। देखिए इसका नाम क्या है, स्थायी बंदोबस्त। तो यहाँ पर क्या कर दिया गया था कि टैक्स की यानी लगान की एक निश्चित दर निर्धारित कर दी और ये कहा गया किसानों से कि इतना तो आपको देना ही होगा, चाहे अकाल पड़े, बाढ़ आए, सूखा आए, कुछ भी हो, स्थायी रूप से इतना तो आपको देना ही होगा। तो अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य था अधिकतम भू राजस्व की राशि को स्थायी रूप से प्राप्त करना। दूसरा था शक्तिशाली और समर्थ वर्ग का निर्माण करना। अंग्रेजों के मन में ये था कि हम जो है वो जमींदारों को यहाँ पर नियुक्त करेंगे तो इससे क्या होगा कि ये जो जमींदार है ना विद्रोह को दबाने में हमारी मदद करेंगे। प्रशासनिक कठिनाइयों से बचते हुए आर्थिक हितों की पूर्ति करना। अंग्रेजों को ऐसा भी लगता था कि हमको जो है हमारी विकास पर ध्यान देना चाहिए, यहाँ पर जमींदार वर्ग को नियुक्त करेंगे तो प्रशासनिक अधिकारियों को कम नियुक्त करना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा कि हमें कोई भी कठिनाई नहीं आएगी, जो भी विरोध करेंगे वो जमींदार जाने, हमको कोई मतलब नहीं है। तो प्रशासनिक कठिनाइयों से बचते हुए आर्थिक हितों की पूर्ति करना और कृषि का विकास करना। अंग्रेजों के मन में ऐसा भी था कि जब जो लगान की दर है वो निश्चित कर दी जाएगी तो उससे क्या होगा, किसान ये सोचेगा कि इतना तो हमको ब्रिटिश सरकार को देना है तो ज़्यादा उत्पादन कर लेते हैं ताकि हमारा भी काम चलता रहे। तो अंग्रेजों के मन में था कि इससे कृषि का भी विकास होगा। तो यहाँ पर आपको ये समझ आ गया कि आखिरकार इसको लागू क्यों किया गया, इसके पीछे कारण क्या था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी इसके तहत कौन कौन से प्रावधान किए गए थे। दोस्तों इसके तहत जमींदार को भूमि का स्वामी बना दिया गया और लगान संबंधी उससे समझौते कर लिए गए। सरकार और जमींदार का हिस्सा निर्धारित कर दिया गया। राजस्व का 10/11 भाग अंग्रेजों को और 1/11वां जो भाग था वो जमींदार को प्राप्त होता था। यानी इसका मतलब क्या है, देखिए अगर किसी जमींदार ने 11 रुपए किसानों से वसूले हैं तो उसमें से जो 10 रुपए है ना वो तो अंग्रेज रखेंगे और 1 रुपया जो होता था वो जमींदार को दे दिया जाएगा। तो आपको अच्छे से समझ आ गया कि राजस्व का 10/11वां भाग अंग्रेज रखते थे और 1/11वां भाग था वो जमींदार को प्राप्त होता था। दोस्तों ये जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी ना उसके तहत एक सूर्यास्त कानून को लागू किया गया, जिसके तहत क्या बोला कि भू राजस्व का भुगतान न होने पर भूमि को नीलाम कर दिया जाएगा। जमींदार से ये कहा गया कि आप एक निश्चित समय पर अगर भू राजस्व का भुगतान नहीं करते हो, किसानों से नहीं वसूलते हो, तो आपकी जो भूमि है ना, आपकी जो जमींदारी है उसको नीलाम कर दिया जाएगा। इसके अलावा जमीन को खरीद बिक्री योग्य बना दिया गया और किसानों के परंपरागत अधिकार जो हैं उनको समाप्त कर दिया गया। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के आखिरकार प्रभाव क्या पड़े। सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव दोनों को ही हम देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसके सकारात्मक प्रभाव क्या थे। देखिए अंग्रेजों को नियमित आय होने लगी। बाढ़, सूखा, अकाल, इनसे अंग्रेजों को कोई मतलब नहीं था, उनको निश्चित आय होने लगी थी। निष्ठावान वर्ग का उदय हुआ, यानी जमींदारों का उदय हुआ, जिन्होंने किसानों द्वारा जो विद्रोह किए जाते थे, है ना, जो संघर्ष किए जाते थे, उनको दबाने में अंग्रेजों की सहायता की। तो निष्ठावान वर्ग का उदय हुआ, व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ। और दोस्तों ये जो जमींदार थे ना वो पढ़ने लिखने लगे, तो उससे क्या हुआ, एक मध्य वर्ग का उदय हुआ और इसी मध्य वर्ग ने आगे चलकर 1857 की क्रांति और भारत की स्वतंत्रता में काफ़ी योगदान दिया। ठीक है, क्योंकि यह अंग्रेजों के वास्तविक स्वरूप को भी समझने लगे थे। कृषि का भी थोड़ा बहुत विस्तार हुआ क्योंकि किसानों को ऐसा लगा कि भैया अंग्रेजों को निश्चित भू राजस्व देना है, लगान देना है, तो हमें अधिक उत्पादन करना चाहिए। यानी जो बंजर भूमि थी ना उसका विस्तार हुआ, उस पर खेती करने लगे किसान। ठीक है, तो आपको सकारात्मक प्रभाव अच्छे से समझ आ गए होंगे। बात करते हैं कि इसके नकारात्मक प्रभाव क्या पड़े। तो सबसे पहला प्रभाव ये पड़ा कि भैया जो किसान थे ना वो ऋणग्रस्त हो गए, उनको भूमि से बेदखल कर दिया गया, है ना। जब लगान नहीं दे पाते थे तो उनकी भूमि छीन ली जाती थी, तो भूमि से उनको बेदखल कर दिया गया। सरकार की जो आय थी वो स्थिर हो गई। अनुपस्थित जमींदारी प्रथा का विकास हुआ, क्योंकि जो सूर्यास्त कानून लगाया गया था उसके तहत जमींदारों को ही हटा देते थे, तो उससे क्या हुआ कि अनुपस्थित जमींदारी प्रथा का विकास हुआ और ग्रामीण गरीबी में वृद्धि हुई। तो यहाँ पर हमने सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दोनों को ही देख लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करते हैं दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में। तो यहाँ से पहला प्रश्न बनता है कि आखिरकार इसके जन्मदाता कौन थे। तो यहाँ पर दो लोगों के नाम सामने आते हैं, टॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड, लेकिन अधिकांश परीक्षाओं में टॉमस मुनरो को ही सही माना जाता है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना दोस्तों। 1792 में अलेक्जेंडर रीड ने 12 महल जिले में पहली बार इसको लागू किया था। आगे चलकर 1820 में मुनरो ने इसको मद्रास में लागू किया। अगर हम इसके विस्तार की बात करें कि यह जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है कौन से क्षेत्र में लागू थी, तो मालाबार, कोयम्बटूर, मद्रास और मुंबई वाले इलाके में इसको लागू किया गया था। इस व्यवस्था के अधीन ब्रिटिश भारत का लगभग 51% भूभाग शामिल था। यानी जो ब्रिटिश सरकार के कब्जे में भारत का हिस्सा था उसके 51% हिस्से पर इस व्यवस्था को लागू किया गया था। बात करें कि राजस्व वसूली की संरचना क्या थी, तो देखिए सबसे ऊपर थे ब्रिटिश सरकार और सबसे नीचे थे किसान यानी रैयत। तो यहाँ पर दोस्तों 2 स्तरीय व्यवस्था को अपनाया गया था, यानी जमींदारों को समाप्त कर दिया था। सीधे ब्रिटिश सरकार के जो अधिकारी थे वो किसानों से ही यानी रैयत से ही राजस्व वसूला करते थे, लगान वसूला करते थे। तो आशा करता हूं कि आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पर क्या याद रखना है कि इसके जन्मदाता कौन थे, इसको मद्रास में किसने लागू किया, कौन से इलाके में यह लागू थी और कितने प्रतिशत भूभाग पर इसको लागू किया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि आखिरकार अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को क्यों अपनाया, इसको आखिरकार लागू क्यों किया। क्योंकि पहले स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को अपनाया लेकिन बाद में उसको ना अपनाते हुए एक नया सिस्टम क्यों जनरेट किया, तो इसके पीछे पहला कारण है कि जो अंग्रेज थे ना वो अधिकतम राशि वसूलना चाहते थे। क्योंकि जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था हम अभी हाल ही में पढ़ चुके हैं उसमें क्या होता था कि निश्चित लगान देना होता था किसानों को, लेकिन अंग्रेजों के मन में क्या था कि हमको तो अधिकतम राशि वसूलना है। इसके अलावा दोस्तों रिकॉर्डों की विचारधारा से भी अंग्रेज प्रभावित थे। रिकॉर्डों ने ये कहा था कि आप लोग जो है वो किसानों से सीधे प्रत्यक्ष तौर पर संबंध बनाकर रखिए, क्योंकि जो जमींदार है ना वो उनका शोषण करता है और जो किसान है वो आपका विरोध करते हैं। तो रिकॉर्डों की जो विचारधारा थी उससे भी अंग्रेज प्रभावित थे। दक्षिण भारत में दोस्तों पर्याप्त मात्रा में जमींदार वर्ग जो था वो अनुपस्थित था, यानी दक्षिण भारत में जमींदारी प्रथा जो है वो कम थी और निरंतर कृषक विद्रोह कर रहे थे। इसी वजह से अंग्रेजों द्वारा दोस्तों स्थायी बंदोबस्त को ना अपनाते हुए दक्षिण भारत में कौन सी व्यवस्था अपनाई, रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, अब हम बात करते हैं रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी उसकी विशेषताएं क्या रही और उसका प्रभाव क्या पड़ा। और प्रभाव में हम दोस्तों सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दोनों को ही देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या थी। देखिए, राजस्व के लिए रैयतों के साथ में यानी किसानों के साथ में प्रत्यक्ष समझौता किया गया। इस व्यवस्था के तहत भूस्वामियों को मालिकाना हक दिया गया, यानी जो जमींदार थे उनको हटा दिया गया और जो भूमि के मालिक होते थे यानी किसान होते थे उनको मालिकाना हक दिया गया। लगान की जो दरें थी वो अस्थायी रखी गई। ठीक है, और प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजस्व में राहत देने का प्रावधान किया गया। और इस व्यवस्था को दोस्तों स्टार्टिंग में 30 वर्षों के लिए लागू किया गया था और इसकी दरें जो है वो 1/3 निश्चित की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर विशेषताएं आपको अच्छे से समझ आ गई। अब बात करते हैं कि इसका प्रभाव क्या पड़ा, सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव में अगर हम पहला पॉइंट देखें तो कृषकों की आय में वृद्धि हुई, क्योंकि उनको 1/3 हिस्सा ही लगान के रूप में देना होता था शुरुआती स्तर पर। बिचौलिए खत्म हो गए, जमींदारों का शोषण खत्म हो गया। ठीक है, और किसानों से जो सरकार थी उसका प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हुआ। नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो किसान जो है वो ऋणग्रस्त हो गए, क्योंकि अगर लगान नहीं देगा किसान तो ऋण लेगा। तो इस वजह से क्या हुए, किसान ऋणग्रस्त हुए, है ना। और अंग्रेजों की ओर से देखें तो प्रशासनिक भार में वृद्धि हुई, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार वसूला करता था, अब प्रशासनिक अधिकारी वसूलते हैं, तो प्रशासनिक भार में वृद्धि हुई। लगान की जो दरें थी वो अनिश्चित थी, कभी तो किसान को लगान कम देना होता था, कभी अचानक ही ज़्यादा देना होता था। तो इस तरह से अंग्रेजों को भी दोस्तों कभी तो लगान कम मिलता, कभी ज़्यादा मिलता, तो इस तरह से लगान में अनिश्चितता थी। तो ये कुछ नकारात्मक प्रभाव थे रैयतवाड़ी व्यवस्था के। आशा करता हूं कि आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। और अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों महालवाड़ी व्यवस्था की।
सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि आखिरकार इसको लागू किसने किया और कब किया। तो देखिए 1819 में होल्ट मैकेंजी द्वारा इसको लागू किया गया था। अब बात करें कि भैया आखिरकार इसका विस्तार कहाँ तक था, इसको लागू कौन से क्षेत्रों में किया था, तो गंगा घाटी, भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत, मध्य भारत के कुछ भूभाग और पंजाब वाले इलाके में इसको लागू किया गया था। इस व्यवस्था के अधीन ब्रिटिश भारत का लगभग 30% भूभाग शामिल था। अब बात करते हैं राजस्व वसूली की संरचना क्या रही। तो देखिए सबसे ऊपर तो ब्रिटिश सरकार होती थी और ब्रिटिश सरकार ने गांव के मुखिया को हेड बनाया था और उससे कहा था कि आप जो है वो किसानों से लगान वसूलिए। तो पहले नंबर पर ब्रिटिश सरकार, दूसरे नंबर पर गांव का मुखिया हेड होता था और तीसरे नंबर पर किसान आते थे। यहाँ पर आपको क्या क्या याद रखना है, तो इसको लागू किसने किया, कब किया, ठीक है, और कौन से क्षेत्र में यह लागू थी, कितने प्रतिशत भूभाग पर इसको लागू किया गया था। देखिए हालांकि जो भी पॉइंट यहाँ पर बताए गए हैं ना, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। माइंड मैप का मतलब क्या होता है कि जो की पॉइंट है ना, जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनको शामिल कर लिया जाए। तो यही कोशिश मेरी रही है कि आपका कोई भी पॉइंट ना छूटे। अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगता हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, आगे आपकी मर्जी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं कि इसकी विशेषताएं क्या रही। विशेषताओं में पहला पॉइंट है दोस्तों, महलवाड़ी प्रणाली के तहत भू राजस्व जो है पूरे गांव की ओर से मुखिया जो है गांव के किसानों से वसूलता था और ये जो लगान की दरें होती थी उनका समय समय पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता था, यानी निश्चित दरें नहीं होती थी। इसको जमींदारी प्रणाली का एक संशोधित रूप माना गया है और इसमें मध्यस्थ वर्ग का अभाव था, यानी जमींदारों का अभाव था। सीधे किसान होते थे, गाँव का मुखिया होता था और अंग्रेज होते थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों महलवाड़ी व्यवस्था में कौन कौन सी कमियां रही। लेकिन उससे पहले आपके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। देखिए दोस्तों, इसका जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है यूपीएससी पॉइंट ऑफिशियल। तो आप सीधा सर्च कर सकते हैं या फिर उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। आपको पीडीएफ मिल जाएगी। लेकिन एक बात और ये भी बताना है कि पीडीएफ मैंने अभी अपलोड नहीं की है। मेरा उद्देश्य ये है कि जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको पहले करवा दिया जाए और एक साथ कंपाइल करके पीडीएफ को दे दिया जाए, ताकि आपको प्रिंट निकलवाने में सहूलियत हो। तो आपको पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी, लेकिन आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। बात करते हैं कि इसकी कमियां क्या रही। तो देखिए दोस्तों, राजस्व की जो दरें थी बहुत अधिक थी, जिससे किसानों पर भारी बोझ पड़ा। गांव का जो मुखिया होता था लगान वसूल करता था और धीरे धीरे किसानों का शोषण करने लगा। कई बार कंपनी जो राजस्व वसूलती थी ना, उससे ज़्यादा पैसा जो है उसका खर्च हो जाता था राजस्व को वसूलने की प्रक्रिया में, यानी जितना वसूला उससे ज़्यादा तो खर्च ही हो गया। तो महलवाड़ी व्यवस्था की कमियां भी आपको समझ आ गई होगी। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।